तो फाइनली पुरुष समाज अपना बॉलीवुड के टारगेट पे है। महिला सशक्तिकरण और फेमिनिज्म की बातें वही होंगी जहां मर्द अपना मर्दानगी, पुरुष अपना पुरुषत्व त्याग करके शून्य हो जाएगा, वहीं पर फेमिनिज्म की बात होगी। फेमिनिज्म वही रहेगी। अब वो समय आ गया है जहां पर बॉलीवुड में अब फिल्में नहीं, अब होती है एक्टिविज्म। 70, 80 और 90 का वो समय चला गया जहां बॉलीवुड में फिल्में बना करती थी एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन अब फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनती, अब बनती है एक्टिविज्म के लिए। और इनके स्टार कास्ट और इनके डायरेक्टर ट्विटर पे तो ज्ञान पेलते थे, अब फिल्में भी ज्ञान पेल ही रहे हैं लगभग पिछले 10 साल से। बॉलीवुड सोचता होगा भाई सारे टॉपिक तो खत्म हो गए, अब ज्ञान किस पे पेला जाए। देखो होली खत्म हो गई, दिवाली खत्म हो गई, अब कौन बचता है? अब बचता है पुरुष समाज। अब यही बचता है ज्ञान पेलने के लिए, इसको ज्ञान पेलो, इसको कोसो, इसको अपराध बोध करा दो कि ये पुरुष है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय, स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी रेड पे। रिव्यू का रेड मारते हैं रॉकी और रानी की वोक प्रेम कहानी पर। सबसे पहले आपको बता दूं फिल्म का प्लॉट। फिल्म का प्लॉट क्या है? फिल्म की शुरुआत ही मर्द के कोसने से शुरू होती है, जहां पर बताया जाता है उसकी निगाह गलत है, औरतें वो लड़कियां गलत नहीं है जो छोटे छोटे कपड़े पहन के पब में जा रही शराब पी रही हैं। फिल्म के पहले सीन से बता दिया है फिल्म का टॉपिक क्या होने वाला है, फिल्म में सबसे ज्यादा क्या फोकस किया जाने वाला है। आगे कहानी डेवलप होती है कि रॉकी रंधावा अपने धर्मेंद्र दादा की जवानी के पुराने दिनों की अधूरी प्रेम कहानी की रानी शबाना आजमी, हाँ शबाना आजमी, वही जावेद अख्तर की घरवाली फरहान अख्तर की माँ, तो उसके लिए प्रपोजल लाता है। किसके पास? शबाना आजमी की जो पोती होती है आलिया भट्ट, जो एक न्यूज रिपोर्टर होती है, उसके पास वो प्रपोजल लाता है कि मेरा दादा इस टाइम ना यादाश्त जाने की बीमारी से सफर कर रहा है, तो इस वक्त जरूरत है तुम्हारी दादी की जो हेल्प करेगी उसको उस बीमारी से बाहर आने के लिए। मतलब दादाजी की यादाश्त जा रही है, लेकिन उनको कुछ याद है, तो उनको जवानी का अपनी महबूब याद है और कोई याद नहीं है। और महबूब कौन है? शबाना आजमी। ये भी नहीं कि अपने महबूब हेमा मालिनी को याद कर ले, नहीं, शबाना आजमी को याद करना है। फिर दोनों दादा और दादी को मिलवाते भी हैं। और पहली बात ये बताओ, ये कौन सा समाज है जहाँ पर दादियों के भी तलाक करवाए जा रहे हैं और उनको पुराने प्यार से मिलवाए जा रहे हैं, और उनके उस पुराने प्यार के लिए मौजूदा में हंसते खेलते परिवारों की खुशियों की कब्रें खोदी जा रही हैं। ये तो जानबूझ के साला उड़ता तीर लेने वाली बात हो रही है। अच्छा, वो आलिया भट्ट जो पोती होती दादी के लोग चली भी जाती है उस धर्मेंद्र के पास, उसके पुराने प्यार के पास। ना तो उसके फरहान अख्तर उसके बेटे से पूछा, ना ही पूछा उसके जावेद अख्तर उसके पति से, सीधी आलिया भट्ट आई लेके चली गई। खैर, दादा और दादी की प्रेम कहानी को मिलाने के दौरान प्रेम हो जाता है दोनों पोते और पोतियों में, जहाँ बात पहुंच जाती है शादी के लिए। अब शादी करने के लिए दोनों परिवार का राजी होना बहुत जरूरी है, दोनों परिवारों का कंसेंट होना बहुत जरूरी है। लड़का बिलोंग करता है पंजाबी फैमिली से, लड़की बिलोंग करती है बंगाली फैमिली से। अब यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कल्चर का है, वो लैंग्वेज का है, वो रहन सहन का है। अब ये तो था कहानी इसकी। अब कहानी में जो मेन चीज जिसपे फोकस की गई है, अब वो चीज धीरे धीरे आने यहाँ शुरू हो जाती है। दोनों के फादर टॉक्सिक है, बेल्टों से मारते हैं अपनी औलादों को। जो बहू है आलिया है वो फेमिनिस्ट है और वोक है, और जो लड़का है रणवीर सिंह निहायती चूतिया आदमी है, फुकरा आदमी है, ज्ञान के नाम पे जीरो है। और ज्ञान किसको है? आलिया भट्ट को, जो रियल लाइफ में बिल्कुल ज्ञान के मामले में बिल्कुल शून्य है, उसको फिल्म में इंटेलेक्चुअल बताया गया है। ये तरीका अच्छा है। हम तुम्हारी दुनिया में अगर बुद्धिमान नहीं था, हम अपनी अलग से दुनिया क्रिएट करेंगे, हम अपने आप को वहां पर बुद्धिमान घोषित करेंगे। अब धीरे धीरे शुरू होता है वो प्लॉट जिसके लिए फिल्म बनाई है, ज्ञान पेलने के लिए। और उससे पहले आपको पहले स्टार कास्ट से इंट्रोड्यूस करा दूं। ऐसा है, आलिया बनी है एज रानी, रणवीर सिंह एज रॉकी रंधावा। रॉकी रंधावा के दादा है धर्मेंद्र, रानी की दादी है शबाना आजमी, और धर्मेंद्र की वाइफ बनी है जया बच्चन। और ये फिल्म में वही किरदार जी रही हैं जो असल लाइफ में जी रही हैं। इनकी रियल लाइफ में भी कुछ वैसा ही चला है जो फिल्म में चल रही है। इनका खुद का आदमी आज भी वहां पर टकटकी लगाए देखता है, जो उनका पुराना प्यार, ये आज भी दोनों के बीच में खड़ी है, कहीं दोनों मिल न जाए। तो उस पॉइंट पे आते हैं जिसपे मोटे बजट के साथ फिल्म बनाई गई है। सबसे पहले आपको बता दूं फिल्म में क्या अच्छा था। अच्छा ये था धर्मेंद्र का होना, उनकी एक्टिंग। फिल्म के अंत में धर्मेंद्र का 5 मिनट का सीन, 5 मिनट के सीन में उन्होंने आपको एकदम से रोंगटे खड़े कर दिया अपनी एक्टिंग से, अपने इमोशन सीन से, अपने उस इमोशन डायलॉग से। और दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म के गाने, गाने गुनगुनाने लायक है। फिल्म का नेगेटिव पॉइंट क्या है? फिल्म का नेगेटिव पॉइंट इसका ये है, ये फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, आपको 2.5 घंटा आपको ज्ञान पेलेगी, और आपको ऐसा फील होगा कि मैं पैसे लगा के 2.5 घंटे किसी महिला मंडल में आके प्रवचन सुन रहा हूँ, जहां आपके अपने दिमाग में पुरुष होने का अपराध बोध कराया जाएगा और फेमिनिज्म के नाम पे बड़ों से अभद्रता करना सिखाएगी। ये पूरी फिल्म मर्द जात को लेकर सिर्फ छाती कूट रही है, हाय हाय कर रही है, तौबा मचा रही है। मर्द अपनी औलादों को बेल्टों से पीट रहा है, मर्द अपनी महिलाओं को पांव की जूती बना के रखता है, मर्द अपने घर की औरतों को दबा के रखता है, मर्दों ने अपनी बीवियों और अपनी बेटियों को गुलाम बना रखा है। ये फिल्म आपसे ये कहने की कोशिश कर रही है। अगर मैं बात करूं सिर्फ हिंदू समाज की, तो हिंदू समाज में जितना अधिकार औरतों को है, मतलब मैं एक तो ये कह रहा हूँ कि औरतों के आदमियों से ज्यादा अधिकार हैं, उतना अधिकार उतनी आजादी किसी और मजहब में नहीं है। ये बात जाननी चाहिए, बॉलीवुड को आंखें खोल के देखनी चाहिए हकीकत क्या है।
उनको बल्कि फोकस करना चाहिए वहां पर जो अपने कल्चर, अपनी सभ्यताओं को लिए किसी औरत को, अपनी औरतों के बुर्कों में कैद कर देते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से वंचित कर दिया जाता है, उन बुर्केधारी औरतों को अपने ही अधिकारों से वंचित रखा जाता है। इस बॉलीवुड को फोकस करना चाहिए वहां पर जहां पर असल में फोकस करना चाहिए। अगर क्रांति की मसाल जलानी है तो वहां जलाओ जहां पर अंधेरा है। ऐसा है भाई करण जौहर, तुम्हें कुदरत ने मर्द नहीं बनाया तो इसमें मर्द जात की कोई गलती नहीं है, ये बात समझो तुम। और तुम्हें कुदरत ने मर्द नहीं बनाया इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी फिल्मों में मर्द को अपराध बोध कराओगे उसके मर्द होने के लिए। फिल्म में टोटली बॉलीवुडिया ड्रामा है, बचकाना ड्रामा है जो बिल्कुल बेसलेस है। फिल्म का थीम बिल्कुल अनरिलेटेबल है, ऑडियंस बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं कर पाएगी इस फिल्म से, इस ड्रामे से। ये कहानी हो सकता है करण जौहर के समाज से आती हो, करण जौहर बेसिकली एलिट समाज से बिलोंग करता है, हो सकता है इसके समाज में ऐसी वारदात, ऐसी दिक्कतें, ऐसी समस्याएं आती हों जहां पर एक बूढ़ा 70 साल होने के बाद अपनी प्रेमिका को ढूंढ रहा है, अपनी औलाद को नहीं ढूंढ रहा, अपनी पति को नहीं ढूंढ रहा, अपनी माँ को नहीं ढूंढ रहा, अपनी बेटी को नहीं ढूंढ रहा, वो ढूंढ किसे रहा है? अपनी प्रेमिका को। और इस फिल्म में जो फेमिनिज्म का तड़का लगाया है बहुत ही जहरीला है, बहुत ही उबाऊ है। कहते हैं ना किसी देश की संस्कृति को खत्म करना है तो सबसे पहले वहां की महिलाओं को धर्महीन कर दो। अब वो धर्महीन कैसे होंगी? तो वो ऐसे ही होंगी भाई, उनको वोक बना दो, उनको फेमिनिस्ट बना दो। और इतना बड़ा बजट अगर ज्ञान देने के लिए फिल्म बनाई गई है तो ये मतलब समझदारी का फैसला तो बिल्कुल नहीं है। जिस वोकिज्म के जहर से पूरा वेस्ट परेशान है, उनके घर हो गए, वो वोकिज्म का जहर भारतीय में लाके शिफ्ट करना चाहते हैं, भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि यहाँ के भी परिवार खंडित हो जाए, यहाँ के भी परिवार बर्बाद हो जाए उस वोक के जहर से। मैं परिवारों को सलाह दूंगा कि इस फिल्म से कोसों दूर रहो। मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार। हैव ए नाइस डे।